जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है गांधी के संबंध में हम कुछ बात बताएंगे, जिसको लोग देश के सभी लोग जो है कि मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। खैर, जहाँ तक सही है, कोई गलत भी नहीं है, लेकिन मान सम्मान के साथ साथ उनके बारे में सोचना समझना होगा कि देश हित में उन्होंने क्या किया। देखो, काम तो सब अच्छा किया उन्होंने, लेकिन राष्ट्र हित में बहुत खतरनाक काम किया है उन्होंने। क्यों खतरनाक काम किया है? देश को, भारत को अपने जो है कि रसातल में भेज दिया उन्होंने। ऐसे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि देश में हर जगह जगह जा कर के आज़ादी के लिए जागरूक किया। लेकिन जागरूक किया, सब कुछ किया, लेकिन एक उदाहरण देते, कितनी अच्छी खीर बनी हो, किसी ने खीर बनाया और खीर बना करके उसमें वो क्या करे कि थोड़ा सा बिस्टा डाल दे तो खीर बेकार हो जाएगा। खीर को कौन खाएगा? कोई देखेगा भी नहीं, देखना भी नहीं पसंद करेगा। यही कार्य किया गांधी जी ने देश के प्रति। सब जगह जगाए, सब कुछ किए। और एक उनका ये विचार हमको और गलत लगता है कि देश को आज़ाद कराना चाहते थे शांति से, लेकिन शांति से देश आज़ाद होने वाला नहीं था। देखते देखते ये सभी विचार नेताजी सुभाष चंद्र बोस समझ गए कि शांति से देश आज़ाद होने वाला नहीं है। तब वो लड़ाई का नीति अपनाए। लड़ाई का नीति अपनाने के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी अलग कर दिए और स्वयं जो है नेताजी अलग हो गए। दोनों में विरोध चलने लगा, नेताजी अलग हो गए। फिर उन्होंने अपना एक अलग जो है संगठन बनाया, यहाँ तक सेना तैयार कर लिया उन्होंने, आज़ाद हिंद फौज। उसमें बहुत परिश्रम किया, इस वीडियो में हम कहाँ तक बता सकते। यहाँ तक कि लड़ाई लड़ करके 1943 में ही वो स्वतंत्र भारत का घोषणा कर दिए थे। लेकिन उसको ये लोग नज़रअंदाज किए कांग्रेसी। अब हम आ जाए पीछे। अब ये नेहरू धोखा इसलिए किए हैं, अरे वो गांधी जी, कि गांधी जी को नेहरू अति प्रिय थे। नेताजी से भी, नेताजी को उधर ठुकराए और ठंडा दल में साथ में रहने पर जो है पटेल थे साथ में, इनको भी इन्होंने ठुकराया। जब कांग्रेस का अध्यक्ष पद चुनाव होना था तो उसमें कांग्रेस की 15 समितियां थी। 15 में से मतदान किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 12 मत मिला, यानी जिसको वोट कहते 12 वोट मिला। नेहरू को 1 वोट मिला, आचार्य कृपलानी को 2 वोट मिला। तो देखो किधर अधिक हो रहा है मतदान। मतदान हो रहा है अधिक सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सभी लोग जानते थे कि अच्छे ढंग से देश को चला सकते हैं, आगे ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति शिक्षा नीति के आधार पर देश को चला सकते हैं, ये राम राज्य ला सकते हैं। और स्वयं गांधी जी ने ये कल्पना किया है, एक जगह पुस्तक में हमको मिला है कि ये उत्तर प्रदेश के बीएड के पुस्तक में भी मिला है और शिक्षा शास्त्र में भी मिला है, इंटरमीडिएट के। लेकिन
नेहरू ये नहीं चाहते थे कि राम राज्य बने, ये रावण राज्य बनाने के चक्कर में थे। ये सबको मालूम था, तो गांधी जी को मालूम था। फिर भी ये नेहरू को क्यों प्रधानमंत्री बनाए, और उसमें तय था कि जो पार्टी का अध्यक्ष होगा उसी को पीएम बनाया जाए, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अंग्रेज़ों का ये कहना था। ठीक है, तो ये मालूम था गांधी जी को कि जब अध्यक्ष ये अध्यक्ष ही पीएम बनेगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये अध्यक्ष क्यों नहीं बनाए, अध्यक्ष नहीं बनाए। कारण कि इनको अति प्रिय थे नेहरू। ठीक है, आप शर्माते थे, लेकिन आप ये कह सकते थे कि मत में अधिक मत जो है पटेल को मिला है, 12 वोट मिल चुका है, इसलिए हम अध्यक्ष पद उन्हीं को देना चाहते हैं, नेहरू तुमको हमने देना नहीं चाहते। लेकिन नेहरू के पता नहीं क्या चक्कर था कि नेहरू के इतने गुलाम हो चुके थे गांधी। अब क्या इनके अंदर कोई बात थी, ये तो खुलासा नहीं हुआ है, कहीं हमको अभी सुनने में नहीं मिला, और इतिहास से नहीं पता चल रहा है। हम बराबर जो है कि यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते खरी बात में। आप लोग जो लोग जानना चाहते हैं देश हित के बारे में, तो खरी बात में आप लोग सुनो, खरी बात में सारी बातें खुलासा हो जाएगी। और पहले ये सब बातें नहीं बताई जाती थी, सच्चाई छिपाया गया था, लेकिन अब इसका खुलासा हो रहा है। देश के प्रति कितना विश्वासघात हुआ है, अब ये सारी बातें धीरे धीरे सामने आ रहा है। खरी बात सुनने पर सब पता चलता है, खरी बात में सारी बातें खुलासा हो रहा है, धीरे धीरे सब पता चल रहा है। और हम पहले राज्यसभा चैनल पर भी देखे हैं, राज्यसभा चैनल पर भी ये बातें दिखाई जा रही है। तो आप लोग के पास टीवी है तो टीवी पर राज्यसभा चैनल देखो, सुबह सुबह 6 बजे के लगभग, उसमें ये सब बातें दिखाई जाती है, इतिहास देश का पुराना। और खरी बात में तो आप अपने पास मोबाइल पर यूट्यूब में सुन सकते हो। तो देखो ये 2 बार ये धोखा किए। एक तो अच्छे व्यक्ति थे चंद्रशेखर आज़ाद, उनके बात को, अरे चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके बात को ये नहीं माने। ये ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से देश लेना चाहते थे। लेकिन एक बात ये भी है, ये जो अंग्रेज़ों के समर्थक थे, ये खुल कर के बात सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर पूरा इनका जो है पूरा मेल मिलाप था, ऐसा समझ में आ रहा है। देखो, शांति से कोई चोर डकैत अपना संपत्ति वापस हमको नहीं कर सकता है, हमको लड़ना ही होगा, उसको मार के भगाना ही पड़ेगा। यही विचार था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, इसी तरह से भगाए। और ऐसा करके सिंगापुर में ये अपना राष्ट्रीय ध्वज भी फहरा दिए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन भारत का कांग्रेस उसको समर्थन नहीं दिया, बल्कि उल्टे समर्थन देने के बजाय उल्टे विरोध किया, और उनको बर्बाद करने में ये भारत के जो है कांग्रेस का ही हाथ है, हम ऐसा समझ रहे हैं। देखो, गांधी जी को श्रेष्ठता देने का एक और कारण है, ये तो धोखा किए, और इनके बारे में हम बहुत लंबा चौड़ा क्या ये छोटे से वीडियो में बता सकते हैं। लेकिन ये गांधी को सोचना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर होते तो देश को कितना ऊंचा ले जा सकते थे। सबको पता था कि अगर नेहरू अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारतीय सभ्यता संस्कृति को मिटा देंगे, अंग्रेजियत लाएंगे। और एक जगह इन्होंने कहा भी है नेहरू ने कि हम सबको अगर आगे बढ़ना है तो अंग्रेज़ों के रास्ते पर चलना होगा। तो अंग्रेजियत ला करके भारत को इन्होंने बर्बाद किया है, भारतीय सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया। जब तक हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं रहेगी तो देश का विकास कैसे होगा। देखो, ये पक्का बात मान लो, आप लोग कभी सुनना, जब इच्छा हो तो सुन लेना। इस विषय में राजीव दीक्षित जी ने क्या कहा है कि अपने मातृभाषा में जो आप कार्य कर सकते हो वो किसी भी विदेशी भाषा में आप कार्य नहीं कर सकते हो। इसका कारण है कि सभी तरह के
सभी शब्दों का अर्थ अपने मातृभाषा में मालूम है। जो आप कार्य करोगे, कुछ लिखोगे और कोई बात जो कोई कहेगा, हमारी मातृभाषा में हमको समझने में सुविधा होगा। इसलिए अच्छा कार्य हो सकता है। कारण कि मैं एक लेखक हूँ, इसलिए हमको इस बारे में पता है। जो हमको अपने मातृभाषा में हमको शब्दों का अर्थ समझ में आ जाता है, वो हमको किसी दूसरे भाषा में समझ में नहीं आता। उसका वास्तविक अर्थ निकाल करके हम क्या किसी को बता सकते, क्या लिख सकते या क्या समझ सकते। बताया वो आम, हम समझ लिए इमली, ये फर्क पड़ता है। इसलिए सारा कार्य अपने जो है मातृभाषा में कराने का इनका विचार था। भारतीय सभ्यता संस्कृति के हिसाब से शिक्षा दिए जाने का हिसाब था। हमारे भारतीय जो शिक्षा नीति थी उसको ये लागू करते। प्राचीन शिक्षा नीति को सरदार वल्लभ भाई पटेल यही करते, लेकिन प्राचीन शिक्षा नीति का अंग्रेज बहिष्कार किए और पहले भी बहिष्कार किए थे और नेहरू भी उसी रास्ते पर चलते रहे। भारतीय शिक्षा नीति जो कितनी मजबूत थी, हम थोड़ा सा इसमें झलक दे देते कि उसमें सारी विद्याएं प्रयोगात्मक दी जाती थी। प्राचीन शिक्षा पद्धति में ये था। थ्योरी और प्रैक्टिकल जो कहते हो ना आप, थ्योरी और प्रैक्टिकल उसमें दोनों था। देखो, किसी भी तरह का शिक्षा ले लो, लेकिन थ्योरी से पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकल जब होगा तब जाकर के उसका पूरा ज्ञान हो सकता है। तो पटेल का यही विचार था कि हम अपने प्राचीन शिक्षा नीति का हम यहाँ लागू करेंगे। उनके बातों से ये हमको समझ में आ रहा है। भारतीय सब कुछ उनको पसंद था। तो देखो, सब तरह की शिक्षाएं दी जाती थी। प्रयोगात्मक, उसमें सभी तरह का संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण का प्रावधान नियम प्राचीन शिक्षा में संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण का नियम है। सब संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण का मतलब कि हम सबको जितने जीवन में कार्य करना है उन सबका पूर्व प्रयोगात्मक शिक्षा दिया जाता था, ताकि हर बच्चा को पूरा ज्ञान रहे। इसलिए हमारा देश सुखी था, किसी को किसी दूसरे पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं थी। आज हमारा समाज डॉक्टर के ऊपर निर्भर है, डॉक्टरी का ज्ञान नहीं है और हर कार्य का एक तरह दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए हमारा समाज, हमारा देश गरीब है। वो जिसके पास जो कला है वो लूट रहा है और सरकार को क्या देता है, कर देता है, यानी टैक्स देता है। तो उस समय यही नीति थी कि तुम कमाओ, हमको टैक्स दो। ये सारा कानून व्यवस्था जो अंग्रेज़ों का है, अपना जेब भरने का है, देश को लूटने का इनका नियम था। उसी नियम को हमारा सरकार चलाता रहा और हम ये कहेंगे कि इसको मिटाओ और संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण को भारत में ले आओ, ताकि सभी देशवासियों को अपने सभी कार्य का ज्ञान हो, अपना कार्य कर लें, एक दूसरे के ऊपर अवलंबित न रहें, आत्म स्वावलंबी बने, किसी दूसरे के ऊपर अवलंबन रहने की ज़रूरत नहीं है। आज कोई भी कार्य हो एक दूसरे के पास जाना पड़ता है। कानून का ज्ञान नहीं, डॉक्टरी का ज्ञान नहीं, इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं, किसी भी कार्य का ज्ञान नहीं रहता है, दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए हमारा देश बर्बाद है।